बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था। आज के लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक स्टडी करना है, वो है न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस क्या है और उसको डिस्कवर किसने किया है। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में, मतलब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अगर हम इसके अपेरेंट्स की बात करें कि न्यूक्लियस के अपेरेंट्स क्या है, इट इज़ अ प्रोमिनेंट बॉडी इन मैनी सेल। मतलब इसकी जो बॉडी है ना वो प्रोमिनेंट, मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है। जितने भी सेल है ना उनके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ना ये प्रोमिनेंट फॉर्म में है, ये क्लियर फॉर्म में, ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होता है। अगर हम किसी भी न्यूक्लियस को किसी भी सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उसके अंदर हमें न्यूक्लियस वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। It looks the dark than the others than the surrounding cytoplasm। क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होते हैं ना ये डार्क शक्ल में नज़र आता है, और जबकि जो जितने भी और साइटोप्लाज्म है ना वो डार्क शक्ल में नहीं होते। इसलिए अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर अंदर देखें तो हमें अगर कोई डार्क पोर्शन हमें नज़र आ जाता है तो हम कहेंगे ये एक न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस डार्क में होता है। द शेप ऑफ द न्यूक्लियस में बी इरेगुलर। ये जो शेप है न्यूक्लियस की वो इरेगुलर फॉर्म में भी हो सकती है और स्फेरिकल फॉर्म में भी हो सकती है। इट कंट्रोल द लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। मतलब जितनी भी हमारी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होते हैं वो सारी की सारी कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसलिए हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है ना सेल के अंदर वो सारी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, और इट कंट्रोल द लाइफ्स एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस, इट इज़ ए जनरली प्रेजेंट इन दी सेंटर इन दी एनिमल सेल। मतलब जनरली तौर पे तो ये एनिमल के सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। द प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज वैक्यूल्स। प्लांट सेल, जबकि जो प्लांट सेल है ना उसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सो देयर न्यूक्लियस इज द पुश द टूवर्ड द पेरीफेरी। मतलब जो एनिमल्स हैं उसके सेंटर में प्रेजेंट है, जबकि जो प्लांट्स हैं ना उनके अंदर ना विक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। विक्यूल्स की वजह से जो ये विक्यूल है ना ये पुश करता है, मतलब जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनेलीज है ना वो सेल वॉल की तरफ उनको पुश करता है। मतलब ये जो न्यूक्लियस है ना ये सेल वॉल की मतलब उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना उसकी वॉल के साथ मौजूद होता है। मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइज होते हैं वो सारी की सारी वहाँ वहीं पे मौजूद होती है, क्योंकि इसके सेंटर में ना वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, जबकि जो एनिमल्स है ना इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस है। अगर हम इसके नंबर्स की बात करें कि न्यूक्लियस की तादाद कितनी होती है, द नंबर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सेल। मतलब मुख्तलिफ सेल के अंदर मुख्तलिफ नंबर्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनकी तादाद डिफरेंट होती है। मतलब मानो न्यूक्लियर भी हो सकता है, मतलब एक न्यूक्लियस भी हो सकता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी सेल के अंदर, या बाई न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, मतलब दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, मतलब किसी सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस भी मौजूद हो सकते हैं। मतलब ये जो इसके न्यूक्लियस की नंबर है ना ये वेरी करते रहते हैं। ये मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये नहीं होता कि फिक्स नहीं होता कि इसके अंदर इतने होंगे, इसके अंदर इतने होंगे, बल्कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डिफरेंट होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है कहाँ कहाँ पे विजिबल होते हैं, मतलब कब ये विजिबल होते हैं और कब नॉन विजिबल होता है। द न्यूक्लियस इज़ विजिबल ओनली ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज। मतलब जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज आती है ना ये न्यूक्लियस तब विजिबल होता है। ड्यूरिंग द नॉन डिवाइडिंग स्टेज न्यूक्लियस इज कंपोज ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि ये जो नॉन डिवाइडिंग स्टेज है ना उस टाइम ये जो न्यूक्लियस है ना ये मुश्तमिल होता है एक तो क्रोमेटिन नेटवर्क के ऊपर और दूसरा इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। ये तो था विजिबल, मतलब कब विजिबल होता है। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस विजिबल कहाँ पे नहीं होता, मतलब डिसअपेयर कब होता है। जब सेल के अंदर डिवीजन आकर होती है ना ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना ये रिप्लेस हो जाते हैं क्रोमोसोम के साथ। जब ये रिप्लेसमेंट हो रही होती है ना तब ये न्यूक्लियस क्या हो जाता है? डिसअपेयर हो जाता है। Nucleus disappear and chromatin material is replaced by the chromosomes in the dividing cell।
मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि जब ना सेल के अंदर डिवीजन अकर हो रही है या सेल के अंदर डिवीजन का प्रोसेस हो होता है ना, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना, ये रिप्लेस हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम में, और तब ये जो न्यूक्लियस है ना डिसअपेयर हो जाता है। ये था कि न्यूक्लियस कब विजिबल होता है और कब नॉन विजिबल होता है। नॉन डिवाइडिंग स्टेज में ये क्या होता है, विजिबल होता है, जबकि डिवाइडिंग स्टेज में ये नॉन विजिबल होता है। अब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं कि ये किस किस के ऊपर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन इंक्लूडिंग एंजाइम। मतलब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए हो गया, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, ये सारे कुछ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये थी इसके केमिकल कंपोजिशन। अब हम इसके कंपोनेंट देख लेते हैं कि न्यूक्लियस कौन कौन से कंपोनेंट के ऊपर मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लाई, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम्स। ये चारों कंपोनेंट के ऊपर मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इट इज सेपरेट द न्यूक्लियर मटीरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये सेपरेट करता है मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है और जो साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये उन दोनों को डिफरेंट कर रहा होता है, मतलब उन दोनों को सेपरेट कर रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं ये जो न्यूक्लियस है ना, ये सेपरेट कर रहा होता है न्यूक्लियर मटेरियल को फ्रॉम साइटोप्लाज्म से। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये फर्दर कंपोज ऑफ टू मेम्ब्रेन। मतलब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये फर्दर दो मेम्ब्रेन के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक होता है न्यूक्लियर इन्वलप, दूसरा होता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर इन्वलप को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं और दूसरा है न्यूक्लियर पोर। अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर इन्वलप क्या है। न्यूक्लियर इन्वलप में ना इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, एक आउटर होती है, एक इनर होती है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, ये कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। मतलब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ने ना, ये कंटिन्यूसली अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एट सर्टेन पॉइंट। मतलब एक पॉइंट के ऊपर ना, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर इन्वलप की, ये अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये इनक्लोज करती है न्यूक्लियर कॉन्टैक्ट को। मतलब न्यूक्लियर के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं ना, उसको ये क्या कर लेती है, घेर लेती है। सेकंड पे है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या है, ये जो ये क्या है, न्यूक्लियर है ना, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ना एक पोर प्रेजेंट होते हैं। ये पोर कब बनते हैं, जब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन ना किसी किसी जगह से टूट जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं। और जब वो अटैच होती है ना, तो वहाँ से एक छोटे छोटे पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर पोर है ना, ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं मतलब एक्सचेंज ऑफ मटीरियल के। मटीरियल एक्सचेंज हो कहाँ से हो, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के। मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बिटवीन ये न्यूक्लियस की जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है ना, ये कहाँ से होता है, न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से होता है। द न्यूक्लियर पोर अलो द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो न्यूक्लियर पोर है ना, यहाँ से मटेरियल के क्या होते हैं, मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो नंबर ऑफ़ पोर है ना, ये डिफरेंट होते हैं। मतलब हर सेल के अंदर डिफरेंट, किसी के अंदर ज़्यादा होते हैं और किसी के अंदर कम होते हैं। अगर हम बात करें अनडिफरेंशिएटेड सेल, मतलब ऐसे सेल जो जिसको मतलब ये पता, मतलब ऐसे सेल जिसका कोई फंक्शन का पता ना हो, मतलब उन सेल को अपने फंक्शन का पता ना हो, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इब्तदाई सेल, मतलब जो न्यू सेल हो, उन वो क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल। जबकि जो डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं ना, जो मतलब सेल के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। अब हम देख लेते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है ना, वो कितनी तादाद में है और जो डिफरेंशिएटेड सेल है वो कितनी तादाद में है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एग है, एग के अंदर ना 30,000 पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसके अंदर 30,000 अनडिफरेंशिएटेड सेल मौजूद होते हैं। जबकि अगर हम डिफरेंशिएटेड सेल की बात करें, जैसे कि रेड ब्लड सेल हो गया, उसके अंदर 3 से 4 पोर्स पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मतलब अनडिफरेंशिएटेड कितने हैं, 30,000 अनडिफरेंशिएटेड
न्यूक्लियर पोर है, और जो डिफ्रेंशिएटेड है वो 3 से 4 पोर्स पर न्यूक्लियस है। ये थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर हमने दो पार्ट्स को स्टडी किया है, न्यूक्लियर इन्वेलप को और न्यूक्लियर पोर को। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? इट इज़ डार्कली स्टेन बॉडी विद द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर स्टेन करना मतलब कलर करना, कि ऐसी बॉडी जिसको हम डार्कली कलर करते हैं, मतलब जब हम उसको कलर करते हैं तो वो बिल्कुल डार्कली हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। इट इज़ विदाउट एनी मेम्ब्रेन बाउंड्री, मतलब उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होती है। एंड विच सेपरेट इट फ्रॉम द अदर न्यूक्लियर मटेरियल, जो मतलब सेपरेट करती हैं अदर न्यूक्लियर मटेरियल से। द न्यूक्लियस में कंटेन वन और मोर न्यूक्लियाई, और इसके अंदर ना एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। इन न्यूक्लियाई को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस कहते हैं। द न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज एंड स्टोर द राइबोसोमल आरएनए। ये जो न्यूक्लियोलस है ना, ये सिंथेसाइज भी करते हैं, मतलब खुद बनाते भी हैं, और स्टोर भी करते हैं किसको? राइबोसोमल आरएनए को। न्यूक्लियोलस इज कंपोस्ट ऑफ टू रीजन, मतलब ये जो न्यूक्लियोलस है ना, ये दो रीजन के ऊपर मुश्तमिल है। मतलब हमने कहा है न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस एक डार्कली स्टेन बॉडी है, मतलब स्टेन का मतलब होता है कलर करना। जब हम किसी भी न्यूक्लियस के पार्ट को कलर करते हैं और वो उसकी जो कलर हो, मतलब उसकी जो अपीयरेंस होगी ना, वो डार्क होगी, और उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। और इसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, और इसके अंदर ना ये क्या है? न्यूक्लियस क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं और स्टोर करते हैं राइबोसोमल आरएनए को। और इसके दो रीजन है, एक है पेरीफेरल ग्रेनुलर रीजन। पेरीफेरल मतलब किनारा होता है, ग्रेनुलर छोटे छोटे दानेदार, मतलब छोटे छोटे जो दानेदार ग्रेन्यूल्स होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मतलब किनारे पे, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा न्यूक्लियर जिसके अंदर छोटे छोटे दानेदार ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, मतलब कहाँ पे? किनारे पे। उसको हम क्या कहेंगे? पेरीफेरल ग्रेनुलर रीजन या एरिया। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रिकर्सर ऑफ रेबोसोमल सब यूनिट, मतलब इसके अंदर प्रिकर्सर ऑफ रेबोसोमल सब यूनिट के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब है सेंट्रल फेब्रिलर रीजन, मतलब इसके अंदर, मतलब इसके ऐसा रीजन जिसके सेंटर में फाइबर प्रेजेंट हो, मतलब फाइबर एक धागे नुमा स्ट्रक्चर मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल फेब्रिलर रीजन। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स वेट आरएनए एंड रेबोसोमल आरएनए, मतलब ये कंपोज होता है, मुश्तमिल होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स। कौन से? एक हो गया आरएनए, दूसरा रेबोसोमल आरएनए। द रेबोसोम आर असेंबल इन द न्यूक्लियोलस। ये जो रेबोसोम है ना, ये असेंबल होता है, जुड़ा हुआ होता है न्यूक्लियोलस के साथ। दीज रेबोसोम्स आर एक्सपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म थ्रू द न्यूक्लियर पोर, मतलब ये जो रेबोसोम है ना, न्यूक्लियर पोर के जरिए से कहाँ पे जाता है? फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। ये था न्यूक्लियस। फर्स्ट पे हमने इसके तीन कंपोनेंट को स्टडी किया था, एक कंपोनेंट अभी रह गया। फर्स्ट में हमने जो इसका कंपोनेंट स्टडी किया था वो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद था न्यूक्लियोलस, और लास्ट पे जो हमारा टॉपिक रह गया वो है क्रोमोसोम्स। अब हम देख लेते हैं कि क्रोमोसोम क्या है। द न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमेटिन मटेरियल, मतलब ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर ना क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना, बाद में ये क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस क्रोमोसोम मटेरियल इज डीपली स्टेन विद बेसिक डाइज, मतलब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना, इसको स्टेन किया जाता है, इसको डीपली तौर पे इसको कलर किया जाता है। दिस क्रोमेटिन मटेरियल इज चेंज इनटू द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, मतलब जब सेल की डिवीजन अकर होती है ना, जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है ना, तब ये क्रोमेटिन मटेरियल चेंज होते हैं क्रोमोसोम के अंदर। ये था क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ना मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद डिफरेंट है। मतलब अगर मैन होगा तो उसके अंदर डिफरेंट होगी क्रोमोसोम, फ्रॉग हो गया, ओनियन हो गया, पोटाटो हो गया, मतलब जितने भी चीज़ें हैं ना, वो उन सब के अंदर क्रोमोसोम की तादाद डिफरेंट होगी। अब हम देख लेते हैं कि किसके अंदर कितनी क्रोमोसोम की परसेंटेज प्रेजेंट है। All the individuals of same species have constant number of chromosomes. These chromosomes remain constant generation after generation to generation.
फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले दिया गया वो है मैन हैज़ 46 क्रोमोसोम। मैन के अंदर कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। अगर हम हाफ ऑफ करें तो 23 क्रोमोसोम, मतलब 23 क्या है? 46 क्रोमोसोम। फ्रॉग के अंदर 46 और फ्रॉग के अंदर 26। मैन के अंदर 46 प्रेजेंट है और फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और जो चिंपैंजी है ना उसके अंदर ना 48 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जबकि ये जो फ्रूटी फ्लाई है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, डोर्सोफिला भी कहते हैं। डोर्सोफिला डोर्सोफिला मेलानोगास्टर, इसका ये फ्रूटी फ्लाई का दूसरा नेम है। इसके अंदर ना 8 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। जबकि जो ओनियन है इसके अंदर 16 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। और जो पोटाटो है ना उसके अंदर 48 क्रोमोसोम होते हैं। जबकि जो गोल्डन पी है, मतलब जो मटर होते हैं ना, उसके अंदर 14 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो नॉर्मल हमारे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन की बॉडी है ना, उसके अंदर कितने होते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल बॉडी सेल इज डिप्लॉयड फॉर्म, मतलब जो नॉर्मल हम बॉडी होती है ना उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, मतलब डबल होते हैं। बट द स्पर्म सेल, मतलब जो स्पर्म सेल होते हैं ना, जैसे एक एग हो गया या ये जो स्पर्म होते हैं, सॉरी जो जर्म सेल है ना, ये जैसे कि एग हो गया, स्पर्म हो गया, इनके अंदर ना हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। मतलब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये हैप्लॉइड होते हैं और ये हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। और ये जो ह्यूमन है ना, इसके अंदर जो स्पर्म और एग होते हैं ना, उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं 23 क्रोमोसोम। मतलब ह्यूमन हो गया, इसके स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होंगे और जो एग है ना इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम होंगे। मतलब एक पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म एंड एग ऑफ डोर्सोफिला हैज़ 4 क्रोमोसोम। जबकि जो डोर्सोफिला के स्पर्म और एग है ना उसके अंदर 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। न्यूक्लियस को हमने स्टडी किया है। इसके तीनों जो कंपोनेंट थे उन तीनों को हमने एक्सप्लेन किया वन बाय वन। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है ना वो था जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है। हमने इसको ना हर ऑर्गेनिज्म में इसको मतलब इसको स्टडी किया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंट है। फिर भी मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा बता देती हूँ कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ये जो प्रोकैरियोटिक है ना इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। जबकि जो यूकैरियोटिक्स है ना इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और ये जो प्रोकैरियोटिक है ना, अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि ये जो हमने ऑर्गेनिज को स्टडी किया है ना, या जितने भी मेटोसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये सारे क्या यूकैरियोटिक्स है, इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है। और इस अगर हम इसके रेबोसोम की बात करें, ये जो प्रोकैरियोट्स है ना इसके अंदर 70 रेबोसोम मौजूद होते हैं और ये जो यूकैरियोट्स है इसके अंदर 80 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। मतलब यूकैरियोट के अंदर ज़्यादा क्रोमोसोम लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स है इसके अंदर स्मॉल रेबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके अंदर देखें कि इसके अंदर मेटोसिस किसके ज़रिए से होती है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। ये जो प्रोकैरियोट्स है ना इसके अंदर मेटोसिस एब्सेंट होती है, इसलिए ये बैंड फ्यूजन के ज़रिए से डिवीजन इनके अंदर अकर होती है। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर मेटोसिस के ज़रिए से इनके अंदर डिवीजन अकर होती है। यह था इन दोनों का मेन डिफरेंस के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के क्या डिफरेंस है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था और ये चैप्टर 4 आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको स्टडी करेंगे वन बाय वन और उसके अंदर सारे टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।